देखो बेटा, वी विल फर्दर कंटिन्यू विद डिफरेंट काइंड ऑफ एंथैल्पीज. देखो नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा हम? डेल्टा SOLH, और यहाँ पे अगर नोट लगा दिया तो उसको क्या कह देंगे हम? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. समझ गए? यस सर. एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो ओवर हो गया था ना अपना, यस सर. कि व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न, यस सर, हो गया था. उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी हो गया था ना. यस सर. तो देखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को हम ये कह सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. देखो कभी हम नमक को पानी में डिजोल्व करके देखा होगा तुमने, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना बेटा, यस सर. और NaOH को पानी में डिजोल्व करना गर्म हो जाएगा. तो देखो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस. बेटा समझ गए ना चेंजेस क्यों बोल रहा हूं मैं? मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है. ठंडा हो रहा है तो एब्जॉर्ब हो रही है, और गर्म हो रहा है तो रिलीज हो रही है. हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस क्या बोलेंगे हम? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज dissolved and is dissolved in specified amount of solvent to form a solution. It is the amount of heat changes taking place when 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent to produce a solution. समझ गए बेटा? यस सर. तो जो सॉल्यूशन होगा वो मतलब फिर फर्दर सच दैट further addition of solvent does not affect the heat change. सच दैट फर्दर एडिशन ऑफ सोलवेंट डज नॉट अफेक्ट द हीट चेंज. देखो बेटा इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब है कि मतलब कोई भी सब्सटेंस को हमने पानी में डाला, पानी में डालने के बाद वो डिजोल्व हो गया, डिजोल्व होने के बाद एक बार जितनी हीट चेंजेस हो ली उसके बाद फर्दर तुम कितना भी सोलवेंट डाले जाओ, जो हीट चेंजेस है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. समझ गए? यस सर. यस सर. यस सर. ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. जैसे देखो मान लो नमक है अपने पास, NaCl होता है नमक, तो नमक सॉलिड होता है, तो नमक सॉलिड में हमने एक्वस लिख दिया, ऐसे लिखेंगे. एक्वस मतलब पानी डाल दिया हमने बहुत सारा, तो पानी डाल दिया तो अब अपने पास क्या बन जाएगा? NaCl एक्वस. तो इस प्रोसेस में जो हीट एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस होगी उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. तो अभी मैं बता रहा था कि ये ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी बेटा ये पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? यस सर. तो ये पॉजिटिव Yes, आ रही sir. है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई या एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई? एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी. अब देखो इसके अंदर एक दो टर्म और काम में आएगी. एक आएगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम? डेल्टा HYDSAH, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. ठीक है बेटा? यस सर. अब देखो ये जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, कॉपर सल्फेट देखा है तुमने? बोलो.
बेटा 10th क्लास में ऐसे रिएक्शन पढ़ी होगी ना कि कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, ये सॉरी ब्लू कलर का होता है, और फिर उसमें अगर हीटिंग कराते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। ये सर नो, यस सर। तो उसका Yes, फॉर्मूला sir. ऐसे पढ़ा होगा ना तुमने कुछ, CuSO4.5H2O। तो देखो उसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे हम, मतलब उसकी तरीके से ही उसको अपने माइंड में रख लो कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस heat changes taking place when 1 mole of, तो वो जो CuSO4 वाइट कलर का होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। यस और नो? व्हेन 1 मोल ऑफ Yes, sir. Yes, sir. 1 mole of anhydrous salt combined with required number of water molecules, combined with required number of water molecules to get converted into hydrated form. देखो दोबारा से देखो इसकी डेफिनेशन कि कितनी हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस होंगी जब 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सोल्ट, एनहाइड्रस मतलब सॉलिड स्टेट में, कंबाइंड विद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म। देखो कैसे, जैसे हमने कॉपर सल्फेट को बोला CuSO4 सॉलिड, ये वाइट और कलरलेस है, ठीक है बेटा। अब ये बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होगा? 5. शाबाश, 5H2O के साथ कंबाइन होगा ये, और क्या बना लेगा? CuSO4.5H2O, राइट। तो इसके अंदर जो एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस होगी, हीट चेंजेस, तो उसको हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बोलो कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। No, sir. No, sir. ये इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म हो जाएगी बेटा ऐसे, जैसे CaCl2 लिख दिया, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड है, कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड है, तो ये कंबाइन होता है 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ZnSO4 7 के साथ, FeSO4.5H2O, Na2CO3.10H2O, Na2SO4.10H2O, सुने होंगे ना ये सब। Yes, sir. तो ये सारे इनकी हाइड्रेटेड फॉर्म है, ये एक्वा इसके साथ कंबाइन होगा तो इट फॉर्म CaCl2.6H2O। तो इसको भी इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोल सकते हैं। Yes, sir. अब देखो एक टर्म आएगी लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी हमने पहले भी पढ़ी थी ये केमिकल बॉन्डिंग में कि लैटिस एंथैल्पी, 1 मोल क्रिस्टल लैटिस बनता है जब जो एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस होती है उसको बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी। यस और नो? Yes, sir. तो देखो बेटा अपने को लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, देखो दो चीज आपस में इंटर रिलेटेड होगी कि जैसे किसी की भी हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा तो वो इतनी जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, और लैटिस एनर्जी ज़्यादा तो उसका लैटिस ब्रेक ही नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा तो डिजोल्व हो जाएगा बेटा वो, No, sir. नहीं No, होगा। sir. तो लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए? देखो लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए? Low. लैटिस एनर्जी लो होनी चाहिए। यस और नो? Yes, sir. और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा? High. हाई होनी चाहिए, तो कंपाउंड डिजोल्व हो जाएगा। मतलब लैटिस एनर्जी शुड बी एली। लैटिस एनर्जी लोअर हो एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो बेटा? मोर हो, मतलब मोर नेगेटिव में हो, मोर नेगेटिव हो तो कंपाउंड डिजोल्व्स। यस और नो? Yes, sir. अब देखो उससे कैसे लिखेंगे हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ये अपने पास कॉपर सल्फेट के लिए लिखा हमने कि मैंने लिख दिया CuSO4
सॉलिड है ये, प्लस एक्वस, तो ये बदल जाएगा किसमें, CuSO4 एक्वस, राइट। तो यहाँ पे जो इसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे हम इसको, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती है मतलब रिएक्शन कौन सी हुई है, एक्सोथर्मिक हुई है नहीं हुई? Yes, sir. sir. तो देखो इनकी लैटिस एनर्जी के साथ कैसे रिलेशन होगी बेटा इसकी एंथैल्पी। देखो अपने पास कोई भी सब्सटेंस है, एक कोई भी सोल्ट ले लिया, ये एक सोल्ट है, सोल्ट सॉलिड फॉर्म में। अब इस सोल्ट सॉलिड फॉर्म में जब जैसे नमक है मान लो, तो नमक ही अपने आयंस की फॉर्म में जाएगा, तो ये सोल्ट मान लो, इसको AB सोल्ट मान लो कोई भी, तो ये AB सोल्ट है, तो ये A प्लस एक्वस बन जाएगा जब पानी डालेंगे इसमें एक्सेस में, तो और ये बन जाएगा B माइनस एक्वस। तो इसको बेटा हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे भाई, उसके आयंस बन गए ना सॉल्यूशन स्टेट में, तो एंथैल्पी ऑफ एक्वस बोलेंगे। अब देखो इसको रिलेट करना है अपने को, तो लैटिस एंथैल्पी देखो बेटा मैंने दो डेफिनेशन बताई आपको, एक तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग आयंस में ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, या 1 मोल ऑफ आयंस कंबाइन होके एक मोल क्रिस्टल लैटिस का बनाएं तो उसके लिए रिलीज एनर्जी। दोनों का बस साइन ही उल्टा होता है ना। Yes, sir. तो देखो इस सॉलिड को हम ब्रेक करें इसके आयंस में, A प्लस गैसियस आयन प्लस B माइनस गैसियस आयन, तो इसको इस सॉलिड को जब उसके आयंस में बदलने के लिए जो एनर्जी होगी उसको हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे बेटा। और लैटिस एनर्जी को ऐसे डेल्टा U से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, Lattice energy. लैटिस एनर्जी। अब देखो जब इसमें हम पानी डालेंगे तो आयंस में जब भी कभी हम पानी डालते हैं तो वाटर जब ऐड करते हैं, तो वाटर ऐड करते हैं तो उसके अंदर वो हाइड्रेटेड हो जाता है, उसके चारों तरफ, जैसे अपन ने वो पढ़ी थी ना आयन डाइपोल इंटरेक्शंस ऐसे। Yes, sir. तो जब वाटर डालेंगे तो वो एक्वस हो जाएंगे, तो उसके बोलेंगे हम हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ, बराबर सम ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। बोलो बेटा ऐसे बोल सकते हैं नहीं? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? I guess, sir. Yes, sir. अब देखो ये मतलब कई फॉर्म आएंगी इसको लिखने की, जैसे ये दोनों देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये कि हाइड्रेशन भी और ये दोनों सॉल्यूशन एक जैसे से रिलेटेड हो गई है। अब देखो मान लो कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 है तुम्हारे पास, CuSO4 डॉट 5H2, तो ये कॉपर सल्फेट की हाइड्रेटेड फॉर्म होगी। अब इसमें हमने पानी डाला बहुत सारा, इनफ ऑफ वाटर डाला, तो इनफ ऑफ वाटर डाला तो ये क्या बन जाएगा अपने पास। अब बेटा सॉल्यूशन स्टेट के अंदर ये जो वाटर 5H2 है ये दिखेंगे क्या? अरे बोलो। No, sir. बेटा सॉल्यूशन स्टेट के अंदर ये दिखेंगे नहीं, मतलब सॉल्यूशन स्टेट में ये 5H2 इसके क्रिस्टल लैटिस में ही रहेंगे, ये ऐसे रहेगा CuSO4 डॉट 5H2 एक्वस। तो ये बताओ क्या हुआ, इसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम? Yes, sir. Yes, sir. देखो एक ऐसे लिखे हम, ये कॉपर सल्फेट सॉलिड है, तो पहले तो ये अपने 5 वाटर मॉलिक्यूल लेगा क्योंकि हाइड्रेटेड स्टेट बनाएगा, और फिर एक्वस, तो इससे भी तो यही बनेगा। इन दोनों को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? देखो इसमें एक स्टेप कम होगी, इसमें पहले ये तो हाइड्रेटेड फॉर्म में दे दिया, इसमें तो सीधी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी, और इसमें ये क्या होगी, पहले हाइड्रेशन होगी और फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes. sir. नहीं आया समझ में ये? आगे आगे। आगे आगे sir. अब देखो बेटा इसके अंदर एक टर्म आती है बोर नेबर साइकिल, उसमें केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस की थी ना हमने, ध्यान नहीं है तुम्हारे? बोर नेबर साइकिल, देखो ये बोर नेबर साइकिल क्या काम आती है बेटा? बोर नेबर साइकिल मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए काम आती है। यूज्ड टू प्रेडिक्ट द लैटिस एनर्जी
ऑफ अ आयनिक कंपाउंड. देखो NaCl आयनिक कंपाउंड है. Yes, sir. अब देखो NaCl का एग्जांपल लेते हैं अपन सोडियम क्लोराइड के लिए. तो NaCl बनाना है अपने को. अब NaCl के बताओ इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है. तो NaCl सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या क्या हो गए बेटा, बोलो. देखो मैं सीधा साइकिल की फॉर्म में ऐसे, इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल सोडियम हो गया ना बेटा एक तो, Yes, sir. और Yes, एक sir. और एक क्लोरीन. सोडियम स्टैंडर्ड स्टेट में Na की फॉर्म में पाया जाता है. ये हो गया Na सॉलिड, प्लस ये हो गया Cl2 क्लोरीन गैस. अब देखो Na सॉलिड से हम पहले इसको सब्लिमाई करेंगे, हीट करेंगे. तो उसके लिए सब्लिमेशन के लिए जो एनर्जी काम आएगी ये एंथैल्पी फेज ट्रांजिशन में काम में लेंगे. इसको सब्लिमेशन एंथैल्पी बोलेंगे. Yes, sir. तो ये बन जाएगा Na गैसियस स्टेट में. अब Na गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद एटम इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर देता है, तो उसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा IEH. तो ये बन जाएगा अपने पास बेटा Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और ये Na प्लस बन गया गैसियस स्टेट में. अब देखो 1 मोल NaCl का बनाना है, तो 1 मोल NaCl का बनाना है तो अपने को हाफ Cl चाहिए. Yes, तो sir. हाफ Cl के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हाफ ऑफ 1 मोल बनाना है तो ऐसे कह सकते हैं हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. यस और नो. Yes, sir. Sir. ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, और ये कौन सी एंथैल्पी है, सब्लिमेशन एंथैल्पी. और ये कौन सी है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब देखो ये हाफ, तो यहाँ पे Cl का एक एटम बन गया अपने पास गैसियस स्टेट में. अब Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा +1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए जो एनर्जी चेंज होगी उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब देखो ये अपने पास बन जाएगा यहाँ पे Cl माइनस गैसियस स्टेट में. तो ये कॉन्स्टिट्यूटिंग आयंस हो गए गैसियस स्टेट में NaCl के. तो ये दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे, बताओ बेटा. NaCl सॉलिड बना लेंगे नहीं बना लेंगे. Yes, sir. अब देखो इसके अंदर ये जो NaCl जब सॉलिड बनेगा तो एनर्जी रिलीज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, और उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी. क्या बोलेंगे इसको हम, लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी, राइट. Yes, sir. अब देखो जैसे NaCl बनाना है अपने को, तो कल अपन ने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तुम क्या करोगे, स्टैंडर्ड स्टेट में Na को लिखोगे प्लस हाफ ऑफ Cl2 गैस को लिखोगे, और इन दोनों को मिला के क्या बना दोगे, NaCl सॉलिड. ठीक है बेटा. Yes. Yes, sir. तो मतलब इसके अंदर एक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर लगता है हेस लॉ. देखो क्या बोल रहे हैं मैं इसको, हेसेस लॉ. ये हेस लॉ ये कहता है बेटा कि कोई भी प्रोसेस एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, टोटल जो हीट चेंजेस है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. क्या कहता है कि a process whether occurs in single step or multiple steps. Total enthalpy changes always remains constant. कि कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, टोटल एंथैल्पी चेंजेस हमेशा क्या रहेंगी बेटा उसके अंदर, Constant. कांस्टेंट रहेंगी. देखो कैसे,
ये एक प्रोसेस है, ए से बी में कन्वर्ट होना है, तो इसकी एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच टोटल। अब मान लो ये प्रोसेस है, ए बेटा पहले कन्वर्ट होता है सी में, तो इसमें एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच वन। सी कन्वर्ट होता है डी में, इसमें एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच टू। और डी फिर चेंज होता है बी में, तो इसमें एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच थ्री। तो देखो डेल्टा एच किसके बराबर होगा? डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा S3 एच थ्री। अब इसको बोर नेबर साइकिल में लगा देंगे हम। तो देखो ये अपने को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे ना NaCl की। yes sir एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl की बोलेंगे इसको हम। तो देखो वो रिएक्शन ये तो एक स्टेप में हो रही है, और हमने ये जो अभी पढ़े हैं इसमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ये मल्टीपल स्टेप में देखो यहाँ इन दोनों से लेके ये बन रहा है फाइनली, और इसमें भी फाइनली ये बन रहा है। तो इसमें तो अपनी 5 स्टेप होगी और इसमें एक ही स्टेप में हो रही है, तो टोटल एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट रहेगी नहीं रहेगी बेटा? yes sir तो इन सब का सम कर दो, बोलो। तो यहाँ पे Yes, बताओ sir. क्या आएगी टोटल एंथैल्पी चेंज? टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को क्या लिख सकते हैं हम? टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। देखो बेटा इसको हम बोल सकते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाफ बोन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और एक और बच गई प्लस लैटिस एनर्जी। यस और नो? Yes sir. तो बोलो इस बोर नेबर साइकिल से ये सारी चीज गिवन हो तो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? yes sir अब देखो कि 2 आयन, ये Na प्लस है गैसियस स्टेट में और ये Cl माइनस है गैसियस स्टेट में, जब ये जुड़ के क्या बनाते हैं? NaCl सॉलिड। solid तो भी इसको हम क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी। और जब ये NaCl सॉलिड ये आयंस में टूटता है तो भी उसको क्या बोलेंगे हम? लैटिस एंथैल्पी। बस यहाँ पे अगर साइन, जैसे यहाँ पे साइन नेगेटिव है, लैटिस बनता है जब एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस टूटेगा जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। यस और नो? yes sir Yes sir. तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम। देखो लैटिस एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग आयंस। yes sir और इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग आयंस। या तो 1 मोल सॉलिड को उसके आयंस में तोड़ दें, या उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग आयन से 1 मोल सॉलिड का बना दें। तो बनाएंगे जब एनर्जी रिलीज होगी, और तोड़ेंगे जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, राइट? yes sir तो इसके बिहाफ पे मैं एक लाइन बोल सकता हूँ बेटा कि लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी मोर स्टेबल होगा आयनिक कंपाउंड। yes मोर इज द लैटिस एनर्जी, more will be the stability of ionic compound. More is the lattice energy, more will be the stability of ionic compound. ये है बेटा बोर नेबर साइकिल और डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस एनर्जीज। उसके बाद नेक्स्ट एंथैल्पी अपने पास एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। सर इसमें जो आपने डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखी है उसको पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव? बेटा तो वो तुम्हारे को गिवन होगी। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब जैसे यहाँ पे हैलोजन है तो हैलोजन में तो नेगेटिव ही होगी। इसमें हमने सबको ऐड Yes, sir. किया है, मैग्नीट्यूड जो भी आएगा वो ही लेोगे तुम, ठीक है ना? yes sir तो देखो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा, पूरा ये हाइड्रोजनेशन। बेटा सुनिए ये रिएक्शन हाइड्रोजनेशन,
नो सर। डालडा घी से कैसे बनता है? वेजिटेबल ऑयल से। नहीं सुना भाई? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। यस सर, 10th में Yes, sir. तो सर सुना है 10th में। वही तो है बेटा कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड गेट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। बोलो क्या बोलेंगे? It is the amount of heat energy changes taking place अमाउंट ऑफ, when one moment. शाबाश, इट इज द अमाउंट ऑफ enthalpy changes taking place when 1 mole of अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है बेटा। Yes, Yes, sir. sir. when 1 mole of unsaturated compound gets completely changed into saturated compound। देखो जैसे ये है C2H2। C2H2 किसको बोलते हैं हम? इथाइन को बोलते हैं ना। तो 1 मोल हाइड्रोजन का जोड़ दिया इसके ऊपर तो C2H4 बन गया। इसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं? बोलो बेटा। अरे इसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते Yes, sir. बेटा, नहीं बोल सकते। अभी तो देखो ऊपर डेफिनेशन, 1 मोल अनसेचुरेटेड कंपाउंड को कंप्लीटली सेचुरेटेड में बदल दें तो ये Yes, तो sir, इथीन नहीं। है। तो इथीन में एक डबल बॉन्ड होगा या नहीं होगा? Yes, sir. और ये Yes, इथाइन yes, है तो sir. कंप्लीटली सेचुरेटेड में थोड़ी बदला ये। यस और नो? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes. तो इसको ऐसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ ये C2H2 कितने मोल लेने पड़ेंगे यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन लेने के लिए? 2 मोल। तो ये बन जाएगा C2H6। अब इसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? yes, sir. जैसे अब Yes, C2 sir. C2H6 या C2H4 ले लें तो C2H4 में 1 मोल हाइड्रोजन का जोड़ दें तो ये बन जाएगा C2H6। इसको बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन? Yes. यस सर। बोल सकते हैं। Yes, sir. देखो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है अनसैचुरेटेड, ये CH डबल बॉन्ड CH, साइक्लोप्रोपीन है ये, प्लस H2 तो ये बन जाएगा CH2 बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इसके लिए? ये साइक्लोहेक्सेन है प्लस H2 बोल सकते हैं इसको? अरे बोलो। यस सर। देखो नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक एलोट्रोप से दूसरे एलोट्रोप। वेरी गुड, एक एलोट्रोप से दूसरे एलोट्रोप में बदलें जब जो हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस होंगी उसको क्या बोलेंगे हम? एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? Yes, sir. जैसे कार्बन का ग्रेफाइट ले लें हम और ग्रेफाइट को किस में बदल दें? डायमंड। सर ये तो बता दो प्रोसेस कैसे बदलते हैं, फिर उसकी फैक्ट्री खोल लेंगे हम तो एक। तो इसके अंदर इसको हम एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं बेटा, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। Yes, sir. Yes, sir.
और भी डिफरेंट मतलब एलोट्रोप्स होते हैं सल्फर के, फॉस्फोरस के, तो उनको रेड रेड जैसे वाइट फॉस्फोरस को रेड में बदल दें, रेड को ब्लैक में बदल दें, तो इन सबको एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं हम। इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे हम? Amount of heat changes taking place when one allotrope is changed into another allotrope of a particular compound. शाबाश। अमाउंट ऑफ हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस when 1 mole of allotrope is changed into another allotrope. Yes or no? Yes, sir. देखो बेटा, एंथैल्पी ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन। फेज कन्वर्जन मतलब फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एक फेज से दूसरी फेज में बदले, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में। यस और नो? Yes, sir. तो इसमें Yes, sir. देखो तीन होंगी एंथैल्पीज इसमें अलग अलग। देखो बेटा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और बोलो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब, इसकी डेफिनेशन बना लोगे क्या अपने आप? बोलो बेटा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड से सर लिक्विड में चेंज। शाबाश। 1 मोल सॉलिड से, जैसे सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होना? लिक्विड स्टेट के अंदर, लेकिन मोल 1 ही रखोगे बेटा, Yes, sir. उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बताओ, इसको लिख देंगे VAPH। 1 mole liquid से 1 mole gas में। शाबाश। ये 1 मोल लिक्विड को 1 mole gas. 1 मोल गैसियस स्टेट के अंदर ट्रांसफर करना, राइट? Yes, sir. एंथैल्पी Yes, ऑफ sir. सब्लिमेशन, बोलो। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मतलब 1 mole solid को 1 वेरी गुड। वन मोल gas सॉलिड को, में convert 1 मोल सॉलिड को किस में ट्रांसफॉर्म करना? 1 mole गैसियस gas. स्टेट के अंदर। अब देखो, 1 mole gas. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को ऐसे बोल सकते हैं हम कि फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन। गैस से भी सॉलिड सर, सब्लिमेशन गैस से भी तो सॉलिड होता है। हाँ हो सकती है, तो हीट चेंज तो वो साइन ही तो उल्टा होगा बेटा, प्रोसेस उल्टी होगी, थी तो हम पहले ही पढ़ चुके। नहीं, कोई भी प्रोसेस अपोजिट उल्टी हो जाती है तो साइन चेंज हो जाता है ना एंथैल्पी का, बस। Yes, sir. तो देखो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को ऐसे बोल सकते हैं हम, बराबर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। Yes, sir. बेटा हैस लॉ के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं ये, कि अगर कोई भी एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, टोटल एंथैल्पी चेंजेस ऑलवेज रिमेन्स Constant. कांस्टेंट, राइट? Yes, sir. और Yes, sir. टेम्परेचर हमेशा फेज Sir. ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कांस्टेंट रहता है। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आए sir. उसके बाद Yes, sir. देखो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगी, फ्यूजन, ट्रांसफॉर्मेशन, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस। अब क्या बच गई? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं हुई ना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी। देखो, अपन ने सारी एंथैल्पीज को निकाला था ऐसे, टोटल प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स किया था ना शुरू में, समेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, याद करो, Yes, sir. Yes, sir. प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। अब अपन बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे, तो बॉन्ड एनर्जी के अंदर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो कैसे,
बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? देखो बॉन्ड एनर्जी का मतलब ये होगा कि जब 1 मोल ऑफ बॉन्ड बने उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स से, जब जो एनर्जी रिलीज हो, या कोई भी 1 मोल को बॉन्ड को ब्रेक करें उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स के अंदर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बॉन्ड एनर्जी को हम ये कह सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of bond is formed from its constituting atoms in gaseous state। yes or no? कि गैसियस स्टेट में जब 1 मोल ऑफ एटम्स 1 मोल बॉन्ड बनेगा फ्रॉम इट्स गैसियस एटम्स इन गैसियस स्टेट, तो उसको बोलेंगे हम बॉन्ड एनर्जी। और 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, तो इसको ऐसे Sir, screen नहीं आ रही। क्या बेटा स्क्रीन नहीं आ रहा? Yes, sir. No, sir. आ रही है सर। आ रही है सर स्क्रीन। Sorry. अभी आई। देखो सर अभी आई है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स इन गैसियस स्टेट। कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स में गैसियस स्टेट से 1 मोल बॉन्ड बने या 1 मोल बॉन्ड ब्रेक हो, तो उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। और एंथैल्पी के लिए लिखना है तो क्या बोल देंगे हम? ये बॉन्ड एनर्जी बी बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, देखो sir. इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। एक आएगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बताओ बेटा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा? इसको लिखेंगे ऐसे डेल्टा ए एच। बोलो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब इट इज एटम में इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, या चेंज कहेंगे। देखो एटम में बदलने के लिए तो एनर्जी हमेशा जरूरत पड़ेगी ना बेटा, Yes, sir. तो बताओ कैसे डिफाइन करेंगे? अरे बोलो। So breaking of 1 mole bond completely to get atom. वेरी गुड। ब्रेकिंग ऑफ इट इज द अमाउंट ऑफ energy required to produce atoms from 1 mole of a gaseous molecule। 1 मोल गैसियस मोलिक्यूल से। यस और नो बोल सकते हैं नहीं ऐसे? देखो जैसे हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है गैसियस मोलिक्यूल, और इससे हम हाइड्रोजन के 2 एटम्स बनाते हैं गैसियस स्टेट में, तो इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। देखो टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एटम्स, ये 1 मोल ऑफ एटम्स इधर आएगा बेटा ये टर्म। टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एटम्स फ्रॉम अ गैसियस मोलिक्यूल। बताओ बोल सकते हैं नहीं इसको फिर? No, sir. Yes, sir. Both. बेटा नहीं बोल सकते इसको। देखो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स बनाने हैं फ्रॉम अ गैसियस मोलिक्यूल, इसमें तो 2 बन गए, तो ऐसे बोलेंगे Yes, इसको। sir. देखो हाफ H2 गैस, मतलब एटम का नंबर 1 बनाना है, बाकी बदल लो रिएक्टेंट में जो बदलना है वो। देखो उसमें हम सब प्रोडक्ट में बदल रहे थे ना, 1 मोल बनाना था जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में Yes, sir. हम प्रोडक्ट में फिक्स कर रहे थे कि 1 मोल बनाना है, तो इसमें एटम्स रिएक्टेंट्स में बदल लो तो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स बनाना है, तो इसको बोल सकते हैं हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस सर। अब देखो इसमें बॉन्ड एनर्जी इसको बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का तो मतलब एटम्स बनाने,
इसको हम बोल सकते हैं, ये जो अपन ने रिएक्शन लिखी H2 गैस, H2 गैस किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, 2H के एटम्स में बदल रही है, तो इसको हम बॉन्ड एनर्जी तो बोल सकते हैं बेटा। अरे एक बॉन्ड टूट रहा है ना बेटा, बॉन्ड एनर्जी के अंदर देखो 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। देखो व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स और ब्रेक, या तो 1 मोल ब्रेक हो या 1 मोल बॉन्ड बने। यस सर। नहीं समझे? समझ गए सर। यस सर। कोई डाउट इसमें किसी को? अब देखो ऐसे, जैसे मान लो HCl ले लिया तुमने, देखो बेटा ये HCl इन गैसियस स्टेट, इससे हमने प्रोड्यूस किया H इन गैसियस स्टेट प्लस Cl इन गैसियस स्टेट। बोलो इसको बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? अरे बताओ, देखो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बेटा इसमें, यस सर। तो इसको बोल सकते हैं। यस सर। देखो इसको ऐसे लिख दें हम, HCl इन गैसियस स्टेट, ये बदल गया H2 गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस Cl, हाफ ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑफ Cl2 गैस, इसको बोल सकते हैं? इसको बॉन्ड एनर्जी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके एटम्स में थोड़ी बदला है ये। अरे बोलो बेटा, समझ में नहीं आया? नो सर। देखो हमने बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन कैसे किया है, या तो हम 1 मोल बॉन्ड बनाएं उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स से, या 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक कर दें उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स में। तो ये एटम में थोड़ी ना ब्रेक किया बेटा, हमने तो मॉलिक्यूल में ब्रेक कर दिया ना उसको। यस सर। नहीं समझे? जो हाइड्रोजन और Yes, क्लोरीन sir. के बन रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के लास्ट में मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एटम बन रहे हैं, ये बताओ इसमें? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो हमारे मॉलिक्यूल बनाने हैं क्या? No, sir. सर। तो Sir, ये मतलब ऐसा केवल एप्लीकेबल होगा जब सिंगल वो दो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बराबर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। देखो देखो सब में बराबर है या नहीं है? ये डायटोमिक मॉलिक्यूल था, तो उनकी इन डायटोमिक मॉलिक्यूल देखो डायटोमिक में तो 2 ही एटम होंगे, तो एक ही तो बॉन्ड होगा उनके बीच में। बोलो बेटा। बॉन्ड Sir. एनर्जी कैन बी रिटन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यस और नो? नहीं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बराबर नहीं। बॉन्ड एनर्जी विल बी इक्वल टू द डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर बोल सकते हैं। और देखो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम है। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी देखो कैसे निकालेंगे बेटा। अपने पास मान लो मीथेन है, तो मीथेन में कितने बॉन्ड हो गए? देखो ऐसे बनाएंगे इसको, मीथेन को 1 2 3 4। तो इसमें CH के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी आएगी, सारी बॉन्ड एनर्जी बराबर होंगी क्या? इसमें सारी बराबर नहीं होंगी बेटा। ये 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए ना टोटल। यस सर। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऐसे क्या आएगी? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एनर्जी विल बी इक्वल टू एवरेज वैल्यू, एवरेज ऑफ ऑल बॉन्ड्स, या एवरेज ऑफ ऑल बॉन्ड एनर्जीज निकाल लेंगे। देखो 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगी एवरेज बॉन्ड एनर्जी।
अब जैसे ये अपन निकाल रहे हैं मीथेन के लिए, तो दिस विल गिव यू द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ मीथेन। समझ गए बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes. जैसे वाटर की निकालनी है तो वाटर की बताओ कैसे निकालेंगे? देखो वाटर के अंदर H2O, तो 2 H बॉन्ड हो गए ना, Yes, sir. तो 2 से डिवाइड कर देंगे उसके अंदर। यस और नो? Sir. Yes, sir. यस सर। If bond energies are given for reactants and products, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए बॉन्ड एनर्जी अगर अपने को दे रखी है तो डेल्टा बॉन्ड एनर्जी अपन निकालेंगे विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर बॉन्ड एनर्जी गिवन है तो बेटा किसकी टर्म्स में निकालेंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, तो क्या करोगे उसमें? प्रोडक्ट्स माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स। समझ गए? Reactants. Yes, sir. Yes, sir. और एक ऑर्गेनिक के अंदर एक कंसेप्ट लगता है ये रेजोनेंस एनर्जी। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था हमने, डिक्रीमेंट इन एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस, उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स में भी कई बार रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कराते हैं, तो उसमें ऑब्जर्व्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस कैलकुलेटेड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ऑब्जर्व्ड कितनी है और कैलकुलेटेड कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो वो डिफरेंस किसके बराबर होगा? उसकी रेजोनेंस एनर्जी के बराबर होगा बेटा। ठीक है? Yes, sir. और एक लेवोजियर लाप्लास लॉ बताया था कि मैंने तुम्हारे को, देखो लास्ट में लेवोजियर लाप्लास लॉ। देखो बेटा लेवोजियर लाप्लास लॉ क्या कहता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू द हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनी कंपाउंड। ये जो भी अपन ने बातें पढ़ी है उसी को लेवोजियर लाप्लास लॉ बताता है। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू हीट ऑफ डिसोसिएशन। केवल क्या साइन बदल जाएगा इसके अंदर, ओनली साइन चेंजेस। ठीक है? एक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि जैसे ये दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ये आपस में, तो ये थर्ड सिस्टम के साथ भी ये अगर जैसे ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। जैसे ए और बी किस में हो गए? इक्विलिब्रियम में। ठीक है? तो ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में और सी किसके साथ इक्विलिब्रियम में? B. बी के साथ। तो ए और बी ऑल्सो विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये इनके बीच में ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। बोलो कि इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड वन, इफ Yes, sir. टू सिस्टम्स ए और बी, टू सिस्टम्स कौन से हो गए? ए और बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड मतलब सी। ठीक है बेटा?
then they are also in thermal equilibrium with each other. Then they are also in equilibrium. they कौन हो गए? A और A and B. समझ गए? Yes, sir. बाकी रेस्ट इसके क्वेश्चंस वी विल डिस्कस टुमारो. ओके, थैंक यू.